हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना है कि बीजगणितीय विधि क्या होता है। बीजगणितीय विधि, इसको समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सवालों को बनाएंगे। तो बीजगणितीय विधि में हम लोगों को तीन विधि देखने मिलेगा। प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद दूसरा में जो हम लोगों को देखने मिलेगा वो विलोपन विधि होगा, और तीसरा में जो देखने मिलेगा वो वज्र गुणन विधि होगा। वज्र गुणन विधि। तो ये तीनों विधि जो है ये बीजगणितीय विधि है, क्योंकि इन तीनों विधि में हम लोग गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके ही सवालों को बनाते हैं, यानी कि जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम एचसीएफ इन्हीं सारे चीजों का उपयोग करके सवाल को बनाएंगे। जबकि पिछले एक्सरसाइज में 3.2 में आप देखे होंगे कि किसी भी समीकरण युग्म का हल अगर ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हम लोगों को ग्राफ खींचना पड़ता था। यानी कि अगर मान लीजिए कि दो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और पहले समीकरण का आलेख अगर कुछ इस तरह से हुआ और दूसरे समीकरण का आलेख कुछ इस तरह से हुआ, तो ये जो दोनों समीकरण का आलेख का कटान बिंदु जो होता था, ठीक है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो इन दोनों समीकरण का जो कटान बिंदु हुआ यहाँ पर, तो इसमें अगर इसका इस कटान बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि ज्ञात हो जाए। यहाँ पर अगर x में 2 आ जाए और y में अगर इधर मान लीजिए कि 8 आ जाए, इधर 2 x अक्ष में इस जगह पर 2 और इस जगह पर अगर y अक्ष में मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, तो ये इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा 2,8 होगा। यानी कि x का जो वैल्यू आया वो 2 आया और y का जो वैल्यू आया वो 8 आया। तो इस तरह से हम लोग हल ज्ञात करते थे। रैखिक समीकरण युग्म का हल जब हम लोग ग्राफ को बना करके ज्ञात करते थे तो उसको ग्राफीय विधि कहेंगे या फिर ज्यामितीय विधि कहेंगे, क्योंकि उसमें चित्र बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिना चित्र बनाए अब हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए इसको बीजगणितीय विधि कहा जाता है। और बीजगणितीय विधि में भी तीन तीन विधि को पढ़ेंगे अलग अलग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो है इसमें हम लोगों को यहाँ पर ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये 3.3 में जितने भी सवाल को देखेंगे इसी विधि के द्वारा बनाया जाएगा। विलोपन विधि को पढ़ेंगे हम लोग 3.4 में और वज्र गुणन विधि को 3.5 में। और उससे आगे जब आप 3.6 में पढ़िएगा सवाल को तो उसमें सारे विधि के द्वारा बना सकते हैं या किसी भी विधि के द्वारा बना सकते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल दिया जाएगा। तो ये जो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है, इससे कई साल आप देखिएगा, हर साल एक तरह से बोल सकते हैं हर एक साल एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है और 2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से देखा जाता है, एक ना एक यानी कि प्रश्न रहता ही है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको ज्यादा अच्छा से पढ़ना है। तो अभी जब हम लोग 3.3 को पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, इस विधि में किसी एक समीकरण से चर का आभासी मान ज्ञात कर किसी दूसरे समीकरण में मैं रख कर समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो ये चीज आपको समझना है। देखिए ध्यान देना है कि इसमें क्या बोले हैं कि इस विधि में किसी एक समीकरण से चर का आभासी मान ज्ञात कर किसी दूसरे समीकरण में रख करके और समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें करना क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ले लें, जैसे एग्जाम्पल 1 है x प्लस वाई बराबर अगर मान लीजिए कि 20 दिया हो और x माइनस वाई बराबर अगर 10 दिया हो, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब किसी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 का बात करें या 2 का बात करें, किसी एक समीकरण से हम लोग किसी एक चर का आभासी मान ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर समीकरण 2 से चलना हो तो यहाँ पर लिख देना है आपको समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए है क्या, तो x माइनस वाई बराबर 10 है। अब अगर इसी में से हम लोगों को क्या करना हो कि अगर x को बचा के रखना हो तो y को दूसरे साइड भेज देंगे। मतलब
x को y के पद में हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पे x का x ही लिखे और ये वाला 10 का 10 ही है, और ये जो y है इस साइड से लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में चले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि x बराबर जो हो गया हमारे पास ज्ञात हुआ 10 प्लस y। और इसी वैल्यू को देखिए x का एग्जैक्टली मान ज्ञात हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आभासी मान है। तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का आभासी मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ पर कि किसी एक चर का चाहे x का या y का आभासी मान ज्ञात कर लेंगे। अगर y भी निकालना हो तो y भी निकाल सकते हैं। इस जगह से y को इधर रहने देंगे और x को उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोगों के पास y का मान प्राप्त होगा, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, और फिर या तो अगर यहाँ x का मान ज्ञात होता है तो यहाँ पे समीकरण 1 में इसको रखेंगे। तो इसको समीकरण 3 हम लोग मान लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इस चीज का भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। अब करना क्या है कि ये जो x का वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुआ y के टर्म में, मतलब y के पद में जो प्राप्त हुआ है 10 प्लस y, तो उसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे। समीकरण 2 में नहीं रखना है, क्योंकि समीकरण 2 से ही निकाले हैं, और समीकरण 2 में ले जाके रख दीजिएगा तो पूरी तरीके से कट उठ के पूरा बेकार हो जाएगा, ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से अगर निकालें तो समीकरण 1 में रखेंगे, और अगर समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ हम लोग समीकरण 2 से निकाले हैं तो समीकरण 1 में रखना है x का वैल्यू। तो लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, तो x प्लस वाई बराबर 20 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि x के स्थान पर 10 प्लस वाई रखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 10 प्लस वाई, और प्लस यहाँ पे पहले से देखिए एक y है तो यहाँ पे ये भी y लिख दिए प्लस में, और बराबर 20। x के जगह पर 10 प्लस वाई लिखे हैं ये, और y के स्थान पे y ही है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो 10 है उस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक अचर पद है और ये भी अचर पद है, तो एक साइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे y और ये y, एक y यहाँ एक y यहाँ, तो दो y हो जाएगा, और 20 में से 10 घटा देंगे इधर, यानी कि 10 जोड़ में था तो उधर घट जाएगा। अब 2y बराबर देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 प्राप्त होगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो, और ये जो 2 गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, मतलब कटेगा, इसीलिए y बराबर जो हमारे पास प्राप्त हुआ वो 5 प्राप्त हुआ। और y का मान अब हम लोगों को करना क्या है कि समीकरण 3 में ले जाके रख देना है। ये y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि कहीं पे भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में अगर रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो करना क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर रख देंगे तो x बराबर है 10 प्लस y, देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3 ये है। अब करना क्या है, तो x बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 10 का 10 लिखा है, और y के स्थान पर प्लस में 5 लिख देंगे, इसीलिए x बराबर हो गया 15। तो अतः x बराबर 15 एवं y बराबर 5 प्राप्त हुआ है, यानी कि इतना है। तो आप देख सकते हैं इसको चेक करके भी कि ये सही बना है या सही नहीं बना है, इस चीज को यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। अगर x के स्थान पे 15 और y के स्थान पे 5 अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में वैल्यू बिठा दें ये दोनों का, तो क्या होगा कि ये संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट किया तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं हुआ यानी कि बराबर नहीं आया तो उस स्थिति में हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग ज्ञात किए हैं वो गलत ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो अगर x का मान यहाँ 15 रखते हैं और यहाँ पे y का मान 5 रखते हैं तो यहाँ 15 और प्लस 5 20 हो जाता है, इधर भी देखिए 20 है। और उसी तरह से अगर यहाँ पे समीकरण 2 में यहाँ पे 15 रखते हैं x के स्थान पे और y के स्थान पे 5, तो 15 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ 10 है, इधर भी 10 और उधर भी देखिए 10 आएगा, तो यानी कि बराबर ज्ञात हुआ है। तो ये यानी कि हम लोगों का सही बना है। अब आगे अगर इसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा सा भारी एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें तो क्या होगा। एग्जाम्पल 2 एक ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, 2x प्लस 3y बराबर 19 ले लिए हैं समीकरण 1, और 3x प्लस 2y बराबर 21 ले लेते हैं समीकरण 2। तो इसमें से क्या करना है कि सेम उसी प्रकार से किसी एक चर का मान ज्ञात करेंगे किसी एक समीकरण से और दूसरे में रख देना है। ठीक है, अगर समीकरण 1 से ही हम लोग y का मान ज्ञात करें तो लिख देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 19 है, तो y का मान बोले ज्ञात करेंगे तो y को रखना है और बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो 3y अभी बचेगा फिलहाल के लिए बराबर 19, और ये जो 2x है उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के आगे प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में गया तो, और ये जो 3 है यहाँ पर गुना में उधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, तो
y बराबर हो जाएगा 19 घटा 2x और बटे में 3। तो ये पूरा यानी कि जो ज्ञात हुआ वैल्यू वो y का मान ज्ञात हुआ, एक तरह से आभासी रूप से ज्ञात हुआ है। अभी पूरी तरीके से ज्ञात वैल्यू हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये आभासी रूप से ज्ञात हो सकता है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 3 माने। अब समीकरण 3 का जो वैल्यू यानी कि y का जो वैल्यू ज्ञात हुआ वो समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से चले हैं। तो जिस समीकरण से चले हैं उसमें वापस ले जाके नहीं रखना है, सिर्फ यही ध्यान रखिएगा। अगर 1 से चले हैं तो दूसरे में रखेंगे। तो लिख देना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 21 है। तो यहाँ पर 3x का x लिखेंगे और 2 इंटू वाई के स्थान पर देख सकते हैं 19 घटा 2x और बटे 3 लिखेंगे और बराबर 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x का 3x लिखाएगा और प्लस 19 दूना 38 हो जाएगा, दोनों में गुना करना है ऊपर में, और माइनस में 4x हो जाएगा और बटे 3 बराबर 21। अब आगे थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे देखिए 1 है, तो 3 1 का एलसीएम अगर लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 गुना हो जाएगा, 3 3 9x हो जाएगा। और ये वाला जो 38 है उस साइड भेज देंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस में 4x है, तो माइनस 4x अभी फिलहाल के लिए नहीं भेजना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे में भी बटे में भी है, तो यहाँ पे 38 प्लस में लिखेंगे और माइनस में 4x लिख देते हैं और बराबर 21। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, ये जो वैल्यू है हमारे पास यानी कि 9x और यहाँ पे माइनस में 4x, इन दोनों को एक जैसा हम लोग देख रहे हैं। तो 9x में से 4x अगर घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 5x, और ये वाला जो प्लस में 38 है वो 38 लिख देंगे जैसे का तैसे। और उसके बाद ये जो बटे में 3 है उस साइड में अगर भेज देंगे तो 21 के साथ ये गुना में हो जाएगा, चूंकि इस साइड में देखिए भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, और 21 गुना 3 करेंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा। अब 38 को उस साइड ले जाएंगे तो 5x बराबर 63 घटा 38 हो जाएगा। तो 5x बराबर देखिए बचेगा हमारे पास, यानी कि 13 में 8 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। तो यहाँ से ये वाला पूरा कट जाएगा तो बचेगा 5। 5 गुना 5 करते हैं तो 25 होता है, तो यानी कि 5 25 हो गया। तो x बराबर 5 ज्ञात हुआ, तो लिखेंगे अतः यहाँ पर देखिए पहला जो समीकरण, पहला जो यानी कि वैल्यू है वही प्राप्त हुआ है, x का मान ज्ञात हुआ है। अब x का मान हम लोगों को समीकरण 3 में रखना पड़ेगा, तब फिर y का मान ज्ञात होगा, तब आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि x और y का मान ज्ञात होगा, यानी कि हल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखना है x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर देख सकते हैं 19 घटा 2x और बटे 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 19 और घटा 2 गुना x के स्थान पर 5 रखेंगे और बटे 3। तो y बराबर देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 19 में से 5 गुना 10 घट जाएगा, 19 में से 10 घटेगा तो बचेगा 9 और बटे 3, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। y बराबर हमारे पास ज्ञात हुआ 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 5 ज्ञात हुआ है एवं y बराबर 3 है। तो यही यानी कि इस तरह से हम लोग वैल्यू ज्ञात कर पाए x एवं y का। तो अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर दिक्कत हो, लगे कि यहाँ पे सही ज्ञात हुआ या नहीं ज्ञात हुआ है वैल्यू x और y का, तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों जगह पर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3 रख के देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यही वैल्यू को रखना है, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पर 5 रखेंगे और y के स्थान पर 3 रखेंगे, तो यहाँ देखिए 2 गुना 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ 3 गुना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 10 19 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी रखेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 गुना 5 करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, और ये 2 गुना 3, 3 दुना 6 हो जाएगा, 15 और 6 21, देखिए आ गया, मतलब सही ज्ञात हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण युग्म जब दिया जाएगा, हमारे पास कोई भी समीकरण युग्म अगर हमारे पास दिया रहेगा, जैसे इस तरह का हो या तो किसी भी तरह का दिया हुआ रहेगा, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग इसी प्रकार से सवाल को बनाएंगे, यानी कि समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करेंगे। तो ये पूरा यानी कि बन के तैयार है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे अब हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे।